बच्चों, एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं होती है दिल्ली सल्तनत के समानांतर में कि भारतीय समुद्रों में पुर्तगाली नियंत्रण की स्थापना या पुर्तगालियों का भारत आगमन। सन 1498 ईस्वी में अब्दुल माजिद नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक के मार्गदर्शन में 3 पोत के साथ वास्को डी गामा कालीकट के पास में आता है और प्रायः विश्व इतिहास में विशेषकर एशिया और यूरोप के बीच संबंधों की स्थापना में यहाँ से एक नए युग का प्रारंभ माना जाता है। यद्यपि बहुत प्राचीन काल से एशिया और यूरोप एक दूसरे के साथ व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध रखते थे, भारत की ओर जाने के लिए एक समुद्री मार्ग का पता लगाने के लिए जेनोवा के लोगों ने रोमनोत्तर काल में प्रयास किया था। सन 1291 ईस्वी में समुद्र मार्ग से होकर भारत जाने के रास्ता का पता करने के लिए यूगोलिनो दी विवाल्दो नामक एक जिनेवा वासी 2 पोत लेकर चला था, किंतु उसके बारे में फिर कभी सुनने को नहीं मिला। 1418 ईस्वी में पुर्तगाल का शासक डोम हेनरिक, जिसे नाविक हेनरिक भी कहा जाता है, अफ्रीका के पश्चिमी तट का पता लगाने के लिए प्रतिवर्ष 2-3 पोत भेजता था। 1443 और 1482 के बीच कांगो नदी के मुहाने तक अफ्रीका पर पुर्तगाल का कब्जा हो जाने से उसे हाथी दांत, दास, स्वर्ण भस्म के व्यापार में हिस्सा मिल गया और इस उपलब्धि से उसके जो लालसा थी और ज़्यादा प्रबल हो गई। सन 1487 ईस्वी में मेगलन द्वारा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे का चक्कर लगाने से भारत जाने का समुद्री मार्ग खुल गया, किंतु अगले 10 वर्षों के बाद ही कहीं जाकर वास्को डी गामा ने भारत की ओर अपनी समुद्री यात्रा आरंभ की। यद्यपि यूरोपियों के अपने अलग उद्देश्य थे, किंतु भारत के साथ सीधा समुद्री संपर्क उन्होंने इसलिए स्थापित नहीं किया था कि अरब अथवा तुर्क लोग यूरोप जाने वाले पूर्व के सामानों के व्यापार में किसी प्रकार की अड़चन डालते थे। वास्तव में इस्लाम के उदय के साथ ही अरब के लोग विश्व के बहुत बड़े व्यापारी बन गए थे, अग्रणी व्यापारी बन गए थे। खासकर लंबी दूरी के व्यापार के क्षेत्र में उन्होंने व्यापारी, नाविक, भूगोल शास्त्री, भूमध्य सागर और एशिया के बीच एक एशिया में पश्चिम एशिया, भारत, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन के बीच आरंभ होने के पहले ही इन श्रेणियों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने में कामयाब हो चुके थे। पूर्व से व्यापार फारस की खाड़ी से होर्मुज और बसरा होते हुए लेवंत तक एवं लाल सागर से जद्दा होते हुए मिस्र में काहिरा और सिकंदरिया तक जल मार्ग द्वारा होता था। काला सागर की बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए थल मार्ग का प्रयोग होता था। इन वस्तुओं के लिए जाने वाले सीमा शुल्क अरब और तुर्क शासकों लिए लाभ के बड़े स्रोत थे। मिस्र एवं लेवंत के पूर्व की वस्तुओं को खरीदने और समूचे यूरोप में उनका वितरण करने पर वेनिस के व्यापारियों का वास्तव में एकाधिकार था। यद्यपि वेनिस के लोगों और तुर्कों ने लंबे और भीषण नौसैनिक युद्ध लड़े थे। सन 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का कब्जा होने से जेनोवा के व्यापारियों को बड़ा आघात लगा, क्योंकि काला सागर के बंदरगाह जो पूर्व की वस्तुओं हेतु प्रमुख बाजार थे, धीरे धीरे उनके लिए बंद कर दिए गए। वेनिस के साथ उनकी पुरानी प्रतिद्वंद्विता ही ऐसे प्रमुख कारण थे
कि जेनोवा के भारत जाने के समुद्री मार्ग की खोज में पोतों, धन, पोत चालन ज्ञान से पुर्तगाल और स्पेन की सहायता करना आरंभ किया। जैसा कि सर्वविदित है, क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने भारत जाने हेतु समुद्री मार्ग का पता लगाने के प्रयास में सन 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी, अथवा पुनः खोज के थे, क्योंकि वहाँ पूर्व में लॉर्स लोग एवं रेड इंडियन पहुंच चुके थे, जिनेवा का ही निवासी था। भारत जाने हेतु समुद्री मार्ग की खोज में रोज पुनर्जागरण के कारण भी पैदा हुई, जिसने पारंपरिक विचारधाराओं को चुनौती दी एवं साहस का एक नवा भाव उत्पन्न हुआ। अब पुर्तगालियों के आगमन के पूर्व एशिया की जो समुद्री व्यापार तंत्र था, उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यूरोपीय औपनिवेशिक प्रभुत्व के चरम काल के दौरान एशियाई व्यापार और अर्थव्यवस्था के संबंध में तथा इस क्षेत्र में यूरोपीय व्यापारियों की भूमिका के संबंध में कई गलत और निराधार धारणाएं प्रस्तुत की गई। सबसे पहले तो कई शोधों ने दर्शाया कि पश्चिम में औद्योगिक पूंजीवाद के उदय में पूर्व एशिया और यूरोप के बीच व्यापार और वाणिज्य की आंतरिक संरचना में कोई मौलिक अंतर नहीं था। इस प्रकार यूरोपीय और एशियाई दोनों ही व्यापारियों ने उन बाजारों के बारे में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जिनमें वे कार्य करते थे। आधुनिक समय की तुलना में उस समय बहुत कम विशेषज्ञता थे, स्वाभाविक है, किंतु थोक व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के बीच स्पष्ट अंतर था। बड़े बड़े व्यापारीगण जो वाणिज्य केंद्रों में अथवा लंबी दूरी के व्यापार में अत्यधिक सक्रिय होते थे, देशी एवं विदेशी दोनों ही व्यापारों में सक्रिय हो सकते थे। वे बैंकर, महाजन एवं बीमा एजेंट भी हो सकते थे। एशिया में सामुद्रिक व्यापार का क्षेत्र पश्चिम में मध्य सागर से पूर्व में जापान तक फैला हुआ था। इस विशाल और भौगोलिक दृष्टि से 3 नियमित खंड थे: अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर। बच्चों, इन तीनों खंडों में बहुत से महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जिनमें बड़ी मात्रा में सामुद्रिक व्यापार चलता रहता था। बंदरगाह व्यापार पुनर्वितरण के केंद्र भी बन गए थे। इस पूरे व्यापार में भारत का योगदान निर्णायक था। भौगोलिक दृष्टि से भारत इस व्यापारिक क्षेत्र के मध्य में पड़ता था। साथ ही भारत सस्ते भाव से निर्यात के लिए खाद्य सामग्री जैसे चावल, चीनी, तेल और कच्चा माल जैसे सन और नील उपलब्ध करा सकता था। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी भारत में बने सूती कपड़े। डॉक्टर ओम प्रकाश का कथन है, जो आधुनिक इतिहासकार हैं, कि भारत एक ओर पश्चिम एशिया तथा दूसरी ओर दक्षिण पश्चिम प्रदेशों के क्षेत्र में एक प्रकार का औद्योगिक उत्पादन का केंद्र बिंदु था। इन लंबी समुद्री यात्राओं में प्रयुक्त होने वाले पोतों की काप्तानी हेतु पोत चालन संबंधी कौशल और अनुभवों की आवश्यकता थी, जिनका एशियाई नाविकों, अरबों, भारतीयों, मलायों एवं चीनियों में अभाव नहीं था। पोतों के कप्तानों नाखुदा को काफ़ी सम्मान मिलता था, उन्हें अच्छे वेतन मिलते थे एवं जिन सामानों को वो ढोकर ले जाते थे उनमें थोड़ा बहुत हिस्सा भी मिलता था। पोतों में बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी भी होते थे जिनको फेरी वाला कहा जाता था। रंगून में और अन्यत्र भारतीय व्यापारियों के भी अपने अपने व्यापार संघ थे। दक्षिण भारतीय व्यापारियों में ऐसे ही एक संघ का नाम मणिरमण था, जो दीर्घकाल तक देशी और विदेशी व्यापार में सक्रिय रहा। 13वीं सदी में दक्षिण भारत और सुदूर पूर्व जाने के लिए 100 पोतों का बेड़ा बनाया, जैसे धनी व्यापारियों के बारे में सुनने को मिलता है। गुजरात में वस्तुपाल और तेजपाल नाम के तो प्रसिद्ध हैं व्यापारी। तमिलनाडु में एवं बंगाल में भी अनेक धनी चट्टी व्यापारी निवास करते थे। दीर्घकाल तक एशियाई व्यापारियों को कुछ यूरोपीय विद्वान बिना भेदभाव किए फेरी वाले कहते रहे,
और हमारे अपने कई विद्वान भी इसे स्वीकार करते रहे, किंतु इन महाव्यापारियों का उतना महत्व नहीं था। वस्तुतः एशिया में व्यापारी समुदायों के आकार और विविधता का, उनकी गतिविधियों की विविधता का, उनके असंदिग्ध उद्यम कौशलों का एवं उनके पास होने वाले वित्तीय और पोत संबंधी संसाधनों का महत्व असंदिग्ध था। दूसरी मिथ्या धारणा बच्चों ये होती है कि पूरब के व्यापार केवल विलासिता के वस्तुओं पर आधारित थे। यह धारणा मुख्यतः यूरोप के साथ व्यापार हेतु सच रही होगी, जो मुख्य रूप से चीन से रेशम और जेड मसाले के द्वीपों और भारत से मसाले एवं मध्य पूर्व से कुछ विशिष्ट किस्मों के वस्त्र आयात करते थे। किंतु हिंद महासागर क्षेत्र में जिन वस्तुओं का विनिमय होता था उनमें जीवन का मूल आवश्यकताओं की चीजें जैसे नमक, चीनी, अनाज, चावल एवं कपड़े के साथ साथ विलासिता की चीजें जैसे मसाले, घोड़े, रेशम, चीनी मिट्टी, सुगंध, इत्र, हाथी दांत, कांच, गहने एवं नफासत से कटे कीमती पत्थर व दास आदि शामिल थे। बच्चे 16वीं सदी के आरंभ में लिखते हुए एक पुर्तगाली गास्पर कोरिया ने भारतीय समुद्रों में सिले हुए और कील ठोके हुए दोनों प्रकार के पोतों का उल्लेख करता है। उसके अनुसार सिले हुए पोत इतने सुरक्षित रहते थे कि मानो उनमें कील ठोके हुए हों। कुछ अन्य पोत भी जिनके तख्तों या पटरों में पतली पतली कीलें ठोके होते थे, उनके सिर चौड़े होते थे। इनमें से शायद कील ठोके हुए पोत ही खुले समुद्र को पार करते थे। जो व्यापारी एशिया के समुद्री व्यापार में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, उनका व्यापार सुस्थापित परंपराओं के अनुरूप होता था, जो एक लंबे समय से विकसित हुई थी। परंपरा के अनुसार व्यापारियों में सिर्फ अरब और ईरानी ही नहीं बल्कि यहूदी, अर्मेनियाई एवं जेनुआई लोग भी थे। गुजरातियों और तमिल चट्टियों के अतिरिक्त जावा के व्यापारी भी समुद्री व्यापार में सक्रिय थे और इन व्यापारियों के जान माल की रक्षा शासकगण करते थे। इससे भी आगे एशिया में ओमान और मालाबार के तटों पर तथा दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन में सक्रिय समुद्री डाकुओं से अपनी रक्षा करने के लिए व्यापारी पोत अपने पास रक्षा उपायों के रूप में सैनिकों और राकेटों को लेकर के चलते थे। एक अपवाद था 14वीं सदी में जावा सुमद्रा के विरुद्ध चोल नौसैनिक अभियान, जिसका अभिप्राय था कि चीन जाने वाले सामुद्रिक संकीर्ण मार्गों को श्री विजय साम्राज्य के आधिपत्य से मुक्त कराना। दूसरा था चीनी नौसेनापति चेंग हो की 1404 और 1433 ईस्वी के बीच की गई समुद्री यात्राएं, जिनमें राकेटों और हजारों सैनिकों के साथ पोतों का एक विशाल बेड़ा पूर्वी अफ्रीका और जद्दा तक गया था। इन सभी कारणों से 14वीं सदी और 15वीं सदियों में हिंदू महासागर के इतिहास में असाधारण समृद्धि रही। यद्यपि 15वीं सदी के उत्तरार्ध में चीनी व्यापारियों ने चीनी राज दरबार के आदेशों का पालन करते हुए अपना विदेश व्यापार समेट लिया था एवं यमन के करीबी व्यापारियों और यहूदियों ने भी शायद अरब प्रतिस्पर्धा के कारण अपनी व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां रोक दी थी, किंतु वाणिज्यिक रिक्तता उत्पन्न नहीं हुई थी। उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि यूरोप जाने वाले एशियाई सामानों के व्यापार पर कब्जा जमाने के उद्देश्य से एशिया आए पुर्तगाली लोग बल प्रयोग के जरिए एशिया पार के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्यों ठहर गए। अब भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना, इस संदर्भ में अगर बात करें तो जब कालीकट में वास्को डिगामा का पदार्पण हुआ तो जमोरिन ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और उसे मसालों का व्यापार करने और समुद्र तट पर एक कारखाना मतलब माल गोदाम स्थापित करने की अनुमति दे दी। वास्को डिगामा अपने साथ जो मसाले ले गया उनका मूल्यांकन किया गया तो पता चला कि उनकी कीमत उसकी समस्त यात्रा में हुए व्यय की 60 गुनी थी, 60 टाइम्स। सन 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा 25 पोतों के एक बेड़े के साथ लौटा
एवं मांग की कि जमोरिन वहां बसे सभी मुस्लिम व्यापारियों को निकाल दें और अपने किसी भी बंदरगाह पर किसी भी मुस्लिम व्यापारी को उतरने न दें एवं उनके साथ कोई व्यापारिक संबंध भी न रखें। एशियाई परंपरा खुले व्यापार की थी, जिसमें सरकारें व्यापार को समर्थन और सहारा तो देते थे, किंतु उसे बढ़ावा या सुरक्षा देने के लिए अपनी अपनी सैनिक अथवा नौ सैनिक शक्ति का प्रयोग नहीं करते थे। पुर्तगाली लोग अपने साथ जो भूमध्य सागरीय परंपरा लाए थे, वह व्यापार को स्थल और समुद्र पर युद्ध से जोड़ते की थी। यह दृष्टिकोण एशियाई व्यापारियों के साथ साथ उक्त क्षेत्र में कई छोटे छोटे राज्यों जैसे कालीकट, कोचिन आदि के लिए, जो यूरोप के कुछ नगर राज्य की तरह व्यापार पर अत्यधिक आश्रित थे, किंतु नौसैनिक और सैनिक बल के प्रयोग बिना खुले व्यापार की परंपरा पर चलते थे, अत्यंत अरुचिकर और कष्टप्रद था। पुर्तगालियों की बढ़ती हुई शक्ति से उत्पन्न होने वाले खतरे को भांपते हुए मिस्र के सुल्तान ने एक बेड़ा तैयार किया और उसे भारत की ओर रवाना किया। इस बेड़े के साथ गुजरात के शासक द्वारा भेजे गए पोतों का समूह भी मिल गया। आरंभ में तो इस संयुक्त नौसेना की विजय हुई, जिसमें पुर्तगाली गवर्नर डॉन ऑलमीडा का पुत्र मारा गया, किंतु बाद में पुर्तगालियों ने उक्त संयुक्त नौसेना को मार भगाया। इस नौसैनिक विजय के बाद पुर्तगाली नौसेना कुछ समय के लिए हिंद महासागर में सर्वाधिक शक्तिशाली बन गई, जिसके बूते पर पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी और लाल सागर की ओर अपने प्रभाव का विस्तार किया। इसके कुछ ही समय बाद अल्बुकर्क पूर्व में पुर्तगाली क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त हुआ। इस अल्बुकर्क ने इस नीति का आरंभ सन 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा छीनकर किया। गोवा का द्वीप एक उत्कृष्ट प्राकृतिक बंदरगाह था। उसने एशिया और अफ्रीका के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर किले स्थापित कर समस्त उच्च वाणिज्य पर कब्जा करने की नीति अपनाई थी और इसकी पैरवी की शुरुआत की थी, और इसका शुरुआत गोवा से हुआ। पुर्तगालियों ने लाल सागर के मुहाने पर स्थित सोकोत्रा द्वीप में भी अपना एक अड्डा स्थापित किया एवं अदन को घेर लिया। वास्को डी गामा अदन पर कब्जा करने में असफल रहा। इस क्षेत्र में यह उसकी एकमात्र असफलता थी, किंतु उसने हरमुज के शासक को, जो फारस के खाड़ी में प्रवेश को नियंत्रित करता था, उन्हें वहां एक किला स्थापित करने के लिए भी मजबूर कर दिया। बच्चों, आजकल हरमुज बड़ा अमेरिका और ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है उसमें बड़े न्यूज़ में है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरमुज कितना महत्वपूर्ण व्यापारिक संस्थान रहा होगा। 1229 ईस्वी में तुर्कों ने वियना को घेर लिया, जो पोलैंड की सेना को समयोचित हस्तक्षेप के कारण बच गया था। उसके पूर्व सन 1514 ईस्वी में तुर्कों ने ईरान के शासक को पराजित किया था और उसके बाद सीरिया, मिस्र और अरेबिया को जीत लिया था। गुजरात के सुल्तान ने रोमी शासक के पास एक दूत भेजकर उसे विजयों के लिए बधाई दी थी। बदले में रोमी शासक ने काफिरों यानी पुर्तगालियों का सफाया करने की इच्छा व्यक्त की, जिन्होंने अरब के तटों पर उत्पात मचा रखा था। सामुद्रिक बेड़े भारत के साथ व्यापार में और भारत से आने वाले हज यात्रियों के मार्ग में बाधा डालते थे। इस समय से दोनों देशों के बीच अनवरत रूप से दूतों और पत्रों का आदान प्रदान चलता रहा। सन 1529 ईस्वी में लाल सागर से पुर्तगालियों को खदेड़ने के बाद गुजरात के शासक बहादुर शाह की सहायता करने के लिए सुलेमान रईस के नेतृत्व में एक मजबूत जंगी बेड़ा रवाना किया गया। बहादुर शाह ने इसका जोरदार स्वागत किया एवं दो तुर्क अधिकारियों को भारतीय नाम देकर क्रमशः सूरत और दीव के हाकिम नियुक्त किया गया। इन दोनों में से एक का नाम था रूमी खान, जिसने बाद में एक महान तोपची के रूप में ख्याति अर्जित की थी, जिसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। सन 1531 ईस्वी में स्थानीय अधिकारियों के साथ षड्यंत्र रचकर पुर्तगालियों ने दमन और दीव पर आक्रमण किया, किंतु रूमी सेनानायक रूमी खान ने इस आक्रमण को नाकाम कर दिया था। पुर्तगालियों ने समुद्र तट पर ही थोड़ा नीचे चोल में एक किला स्थापना कर लिया था।
हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। इस खतरे का सामना करने के लिए बहादुर शाह ने पुर्तगालियों को बशीन द्वीप दे दिया। 1536 ईस्वी में पुर्तगालियों के साथ एक झड़प में बहादुर शाह मारा जाता है। दीव पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने के बाद किए गए सभी प्रयास विफल रहे। सन 1536 ईस्वी में तुर्कों ने भारतीय समुद्रों में पुर्तगालियों के विरुद्ध अपना सबसे बड़ा नौसैनिक प्रदर्शन किया। उनके बेड़े में 45 पोत थे, जिन पर 7000 थल सैनिक थे अथवा जानिसारियों समेत 20,000 सैनिक थे। बेड़ा सन 1538 ईस्वी में दीव पहुंचता है और उसे घेर लेता है। दुर्भाग्य से तुर्क नौसेनापति ने उद्दंडता का व्यवहार किया, जिसके कारण गुजरात के सुल्तान ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, जो पहले उसके समर्थन में थे। 2 महीने की घेराबंदी के बाद तुर्क बेड़ा यह समाचार सुनकर के वापस लौट गया कि दीव की रक्षा करने के लिए एक विशाल पुर्तगाली बेड़ा वहां पहुंच रहा है। पुर्तगालियों के लिए रूमी खतरा अगले 2 दशक तक बना रहा। 1531 ईस्वी में पेरी रईस ने, जिसे कालीकट के जमोरीन की सहायता प्राप्त हुई थी, मस्कत और होर्मुज के पुर्तगाली किलों पर आक्रमण किया। एक अंतिम रूमी अभियान सन 1554 ईस्वी में अली रईस के नेतृत्व में भेजा गया। इन अभियानों की विफलता के कारण तुर्क रवैये में परिवर्तन हुआ और 1566 ईस्वी में पुर्तगालियों और रूमियों के बीच एक समझौता होता है, जिसके तहत दोनों लोग मशाले सहित पूरब के व्यापार में हिस्सेदारी करने और अरब सागर में न लड़ने का फैसला लेते हैं। इसके बाद रोमियों ने अपना ध्यान एक बार फिर यूरोप की ओर मोड़ा। इसके कारण भविष्य में पुर्तगालियों के विरुद्ध उदीयमान मुगल शक्ति के साथ तुर्कों के संघ बनाए जाने की प्रक्रिया पर रोक लग जाती है। हिंद महासागर व्यापार तंत्र पर अगर पुर्तगालियों के प्रभाव की बात करें बच्चों, तो पुर्तगालियों ने भारतीय समुद्रों में निरस्त्र खुले समुद्री व्यापार के युग का अंत कर दिया एवं हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में व्यापार पर मुस्लिम एकाधिकार और यूरोप की ओर जाने वाले पूर्व सामानों में उनके व्यापार पर जबरदस्त प्रहार किया। स्थानीय व्यापारियों को कारताज देने के संबंध में उन्हें नियम को उदार बनाना पड़ा। मुस्लिम व्यापारी इसमें शामिल थे। घोड़ों का व्यापार, जो कि पूरी तरह मुस्लिम हाथों में था, काफ़ी फायदेमंद व्यापार था। मुस्लिम व्यापारी अन्य कई सामानों में व्यापार भी सक्रिय थे, जैसे कपड़े की बनी वस्तुएं, कांच, इत्र, कॉफ़ी या कहवा। इन वस्तुओं को व्यापार में शामिल होने के लिए पुर्तगालियों के पास न तो धन था और न पोत, अतः व्यापार एवं मुनाफे की मांगें शीघ्र ही धार्मिक पूर्वाग्रहों पर हावी हो जाती है। इस प्रकार एशियाई व्यापार तंत्र की संरचना अरबों, गुजरातियों, तमिलों एवं अन्य जैसे एशियाई व्यापारियों, जिन्हें उक्त तंत्र को संचालित करने का लंबा अनुभव था, की शक्ति एवं संसाधनशीलता तुर्क की और उत्तर सुमात्रा के शासक के नौसैनिक एवं सैनिक शक्ति पुर्तगालियों के आंतरिक परिसीमन एवं भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की करताज पद्धति के संचालन के परिसीमन पुर्तगालियों की सफलता को सीमित करने में महत्वपूर्ण कारक साबित होती है। पूरे यूरोप में वितरित करने में जर्मन एवं इतालवी व्यापारियों एवं व्यापारी घरानों ने प्रधान एजेंट का काम किया। एशिया में ऐसी यूरोपीय वस्तुओं की मांग, जिनका मसाले एवं अन्य पूरब की वस्तुओं के क्रय हेतु विनिमय किया जा सकता था, सीमित थे। पुर्तगाली राजा कि यह अपेक्षा भी कि भारत के तटीय व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण होने से यूरोप को निर्यात होने वाले मसाले एवं पूरब की अन्य वस्तुओं की लागत निकल जाएगी, निर्भुल साबित हुई। पुर्तगालियों को सुदूर पूर्व में ही व्यापार एवं विस्तार करने में, व्यापार के नए मार्ग खोलने में थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त हुई। पुर्तगाली लोग मसाले लेकर चीन जाते थे, बदले में चीनी रेशम खरीदते थे और पुनः चीनी रेशम लेकर के जापान जाते थे, जहां चीनी रेशम के बदले चांदी प्राप्त होती थी और यह व्यापार काफ़ी लाभप्रद था। इस व्यापार के अलावा पुर्तगालियों द्वारा खोला गया एक अन्य व्यापार मार्ग फिलीपींस होते हुए दक्षिण अमेरिका की ओर निर्दिष्ट व्यापार था। फिलीपींस में भारतीय सूती वस्तुओं की मांग निरंतर बनी रही।
इस प्रकार 16वीं सदी का उत्तरार्ध पुर्तगाली और एशियाई व्यापारियों के बीच बढ़ती हुई साझेदारी का युग साबित होता है। अब अगर गोवा के पुर्तगाली प्रतिष्ठान की बात करें बच्चों, तो गोवा के पुर्तगाली प्रतिष्ठान का नियंत्रण एक गवर्नर जनरल के हाथों में था, जिसकी सहायता के लिए एक काउंसिल या परिषद होती थी और जिसमें धार्मिक प्रधान भी सम्मिलित होते थे। इस प्रकार राजनीति के क्षेत्र में अथवा विश्व व्यापार के विस्तार में पुर्तगालियों का योगदान नगण्य रहा, किंतु भारत जाने के सीधे समुद्री मार्ग की पुर्तगाली खोज के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भारतीय शक्तियों में पुर्तगाल एक छोटे से और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्य को एक सदी से अधिक समय तक हिंद महासागर में अपना वर्चस्व बनाए रखने की अनुमति क्यों दी? जैसा कि सर्वविदित है, हिंद महासागर पर पुर्तगाली वर्चस्व का अंत 17वीं सदी में एशियाई शक्तियों के बजाय हॉलैंड एवं ब्रिटेन ने किया। हम इस प्रश्न को हॉलैंड और ब्रिटेन के उदय के संदर्भ में उठाएंगे। एशियाई समुद्रों पर अपना नौसैनिक वर्चस्व स्थापित करने में पुर्तगाल की सफलता का आधार काफ़ी वाद विवाद का विषय रहा। अब यह स्वीकार किया जाता है कि प्रौद्योगिक दृष्टि से हिंद अरब बूम एवं चीनी जंक सामर्थ्य और ताकत में ढोए जाने वाले सामानों के भार में अपने तिकोने पाल की सहायता से हवा की उल्टी दिशा में चलने में पुर्तगाली दीर्घ नौकाओं या गैलियनों और कारावेलों को मुकाबला और बराबरी कर सकते थे। खुले समुद्र में चलने के उनके पास पर्याप्त पोत चालन कौशल भी था। पुर्तगालियों की श्रेष्ठता उनके पोतों की शीघ्र चालनीयता एवं युक्ति चालन की क्षमता में थी, क्योंकि हिंद अरब पोत अपने भारी पालों के कारण बेढंगे एवं धीमे थे। इस प्रकार केवल सैनिक और नौसैनिक प्रौद्योगिकी ही नहीं अपितु अनेक अन्य कारक थे जिनके कारण पुर्तगालियों को एक सदी से अधिक समय तक भारतीय समुद्रों पर अपना नौसैनिक प्रभुत्व बनाए रखने में सफलता प्राप्त होती है। नौसैनिक भारतीय शक्तियों ने समुद्र में पुर्तगाल नौसैनिक प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसके कारण उन्हें मुख्य भूभाग पर अपने राजनीतिक सत्ता के लिए कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था और न ही समुद्र पार से होने वाले व्यापार से जो उन्हें आय हो रही थी उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। डॉक्टर ओम प्रकाश ने अपनी पुस्तक प्री कॉलोनियल भारत में यूरोपीय व्यापारिक उपक्रम यूरोपियन कॉमर्शियल इंटरप्राइज इन प्री कॉलोनियल इंडिया में यह दर्शाया है कि भारत और यूरोप के बीच सीधे सामुद्रिक व्यापार का मार्ग दिखाना पुर्तगालियों की एक विशेष उपलब्धि थी और उसके कारण भारत और यूरोप के बीच व्यापार का तकनीकी अवरोध समाप्त हो गया। तो बच्चों, अगर संक्षेप में इस बात को हम लोग सार रूप में कहने का प्रयास करें तो वो इस तरह से कि 1498 में 2 जहाज के साथ वास्को डी गामा कालीकट में उतरता है। समुद्र मार्ग का नया चरण यूरोप के हाथ में चला गया था। इस समय यूरोप में दलदलों की सुखाई और जंगलों की कटाई चल रही थी और यूरोपीय अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रहा था। भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया से काले मिर्च, लीवेंट, मिस्र और काला सागर तक इनका व्यापार चलता था। समुद्री मार्ग की खोज एक क्रांतिकारी कदम था। जेनोवा वासी क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की पुनर्खोज में शामिल था। इसके पूर्व नॉर्वे वासी तथा रेड इंडियन वहां पहुंच चुके थे। 1418 ईस्वी में प्रिंस हेनरी अफ्रीका के पश्चिमी तट की खोज के लिए निकला। 1453 में पोप का उसे समर्थन भी प्राप्त हुआ ताकि खोजी गई भूमियों में ईसाइयत का दायरा बढ़ाया जा सके। नाविकों को कंपस यानी दिशा सूचक यंत्र चीनियों को कई सदी पहले ज्ञात था, जो इन्हें प्राप्त हुआ। इसी समय धातु कर्म का विकास होता है, अच्छी किस्म की बंदूकें बनती है। जमोरिन जो हिंदू राजा था उसके द्वारा 1498 में वास्को द गामा का स्वागत किया जाना, काली मिर्च तथा जड़ी बूटी ले जाने की अनुमति देना, वहाँ पुर्तगाल में 60 गुना ज़्यादा
इसकी कीमत प्राप्त होना, ये सब जो है भारत और यूरोप व्यापार के मुख्य पॉइंट थे। इस कारण मिस्र के सुल्तान भारत की ओर बेड़ा भेजता है, आरंभ में जीतता है, लेकिन 1509 में पुर्तगालियों ने उसे मात दे दिया। पुर्तगाली नौसेना हिंद महासागर में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरती है। फारस की खाड़ी तथा लाल सागर तक इनका शक्ति का फैलाव होता है। अल्बुकर्क को पूर्व का गवर्नर बनाया जाना, 1510 में बीजापुर से गोवा को छीनना, गोवा को आधार बनाकर पुर्तगालियों ने कोलंबो यानी श्रीलंका, आचिन मतलब सुमात्रा तथा मलक्का तक किले स्थापित किए। लाल सागर के सुकोतरा द्वीप पर अपना अड्डा बना लिया और गुजरात के सुल्तान ने पुर्तगाली खतरे के खिलाफ मदद मांगी। 1529 ईस्वी में उस्मानी खलीफा ने रईस खान तथा रूमी खान को भेजता है और गुजरात के सुल्तान ने उन्हें सूरत और देव का सूबेदार बना दिया। अब इसी समय मुगल हुमायूं ने गुजरात पर हमला किया। इस कारण पुर्तगालियों को प्रतिरक्षात्मक गठबंधन के कारण देव में किला बनाने की इजाज़त देनी पड़ी, किंतु पुर्तगालियों से अनबन झगड़ा हुआ। 1536 ईस्वी में बहादुर शाह की समझौता वार्ता के दौरान डूब करके मर जाता है। पुर्तगालियों के खिलाफ तुर्क नौसैनिक का प्रदर्शन होता है। 1536 से 45 बड़ी नाव, 20,000 व्यक्ति इसमें थे, 7,000 भाला सैनिक थे। बेड़े का कमान 82 वर्ष का सुलेमान पाशा था, उसके नेतृत्व में था और देव में घेरा डालता फिर पीछे हटता है। 1551 में पेरी रईस ने मस्कट तथा हॉर्मुज की पुर्तगाली किला पर हमला किया। पुर्तगालियों ने दमन छीन लिया। 1554 ईस्वी में एक बार पुनः आखिरी उस्मानी अभियान शुरू होता है रईस के नेतृत्व में, लेकिन असफल हो जाते हैं। एक समझौता होता है 1566 ईस्वी में और मसाला तथा पूर्वी व्यापार पर सहमति बनती है। अगर पुर्तगाली प्रभाव की बात करें बच्चों, व्यापार पर, समाज पर, राजनीति पर, तो एशियाई व्यापार पर गुजराती वर्चस्व था। जापान के साथ व्यापार प्रारंभ किया, तांबा चांदी वहाँ से प्राप्त होता था। पुर्तगाली भारतीय कपड़ा लेकर के दक्षिण अमेरिका जाते थे, वहाँ इसका वर्चस्व था। पुर्तगाली प्रभाव के कारण यूरोपीय तर्ज पर जहाज निर्माण सुधार शुरू हो गया। सुधरी किस्म की तोप बनने लगी, चश्मे का प्रयोग होने लगा। घोड़े के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण था। पुर्तगाली भारत समुद्र के मालिक बने रहे। तो इस तरह से जो भारतीय समुद्र पर पुर्तगालियों का वर्चस्व था उसके बारे में हमारी चर्चा समाप्त होती है बच्चों। अब जब हम लोग अगली बार बात करेंगे तो फिर नया टॉपिक होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।